हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालोर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रूपक अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार का लक्षण है तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेययोः। उपमान उपमेययोः अर्थात उपमान और उपमेय दोनों के बीच यह यानी जो अभेद का आरोप किया जाता है वह तद्रूपकम वह रूपक कहलाता है। अर्थात उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अर्थात दोनों के बीच अभेद पाया जाना ही रूपक अलंकार है। यह अर्थालंकार है। तो रूपक अलंकार का लक्षण हुआ कि तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेययोः। आइए देखते हैं इसको और स्पष्ट रूप से। उपमानम चंद्रादि उपमेयम मुखादि प्रकाशित विभिन्न स्वरूपयोरपि उपमान उपमेययोः रति साम्य प्रदर्शनाय काल्पनिको अभेद आरोपो रूपकम इत्यर्थः। अर्थात चंद्रमुख इत्यादि प्रमुख स्थलों में चंद्र आदि उपमान और मुख आदि उपमेय होते हैं। यद्यपि इन उपमानों और उपमेयों के स्वरूप स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, तथापि इनमें से अत्यंत सादृश्य प्रदर्शन के लिए उपमेय पर उपमान का काल्पनिक अभेद आरोपित किया जाता है। ऐसे स्थानों पर रूपक अलंकार हो जाता है। अर्थात स्पष्ट रूप से हम इसको कह सकते हैं कि मूल रूप में उपमान और उपमेय यद्यपि अलग अलग होते हैं, पर कवि के द्वारा अपनी कवि कल्पना प्रसूत काव्य प्रतिभा के द्वारा उपमान और उपमेय दोनों के मध्य अभेद कल्पित कर लिया जाता है। अर्थात दोनों को एक दूसरे में आरोपित कर लिया जाता है और दोनों में अभेद प्रदर्शन किया जाता है। इस व्यंग्यात्मक अर्थ को रूपक अलंकार की संज्ञा हमारे अलंकार शास्त्रियों के द्वारा दी गई है। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझें कि पर्याप्त पुष्पस्तवक स्तनाभ्याम स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्य लतावधूभ्यस्तवरवो अप्यवापु विनम्र शाखा भुजगंधनानि। कुमार संभव महाकाव्य के इस पद्य में वसंत ऋतु का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि प्रभूत पुष्पों के गुच्छों रूपी पर्याप्त पुष्प स्तबक, पर्याप्त यानी बहुत सारी मात्रा में फूलों के, स्तबक यानी गुच्छों से रूपी स्तनाभ्याम स्तनों वाली और स्फुरत प्रवाल ओष्ठ मनोहराभ्याम और स्फुरत यानी खिले हुए प्रवाल ओष्ठ, प्रवाल रूपी ओष्ठों से मनोहर लगने वाली लता वधूभ्य, लता रूपी बंधुओं रूप तरबों वृक्षों ने भी आप प्राप्त किया। विनम्र शाखा, झुकी हुई शाखा रूपी भुजगंधनानि, भुजाओं द्वारा आलिंगन को प्राप्त किया। तो यहाँ पर स्तनों और पुष्प स्तबक यानी फूलों के गुच्छों में एक दूसरे पर अभेद का आरोप हुआ है। प्रवाल, खिले हुए प्रवालों के साथ ओष्ठों का आरोप किया गया है। लता वधू के साथ वृक्षों का आरोप किया गया है
और हाथों के साथ शाखाओं का आरोप किया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार बन जाता है। देखते हैं प्रस्तुत उदाहरण में पुष्पस्तबक उपमेय पर स्तन उपमान का, प्रवाल उपमेय पर ओष्ठ उपमान का, लता उपमेय पर बधु उपमान का, शाखा उपमेय पर कर उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। लताओं को बधु रूप में तथा उनके अंगों को कर आदि रूप में चित्रित कर कवि ने उपमानों और उपमेय के बीच अभेद कल्पित किया गया है। अब अर्थात दोनों को एक दूसरे में आरोपित किया गया है। अब देखते हैं कि उपमा और रूपक अलंकार में अंतर क्या हुआ फिर। तो उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय के बीच सादृश्य का यद्यपि शब्दों द्वारा एवं यथा आदि उपमावाचक शब्दों के द्वारा कथन किया जाता है, फिर भी दोनों के बीच भेद बना ही रहता है। अर्थात उपमान और उपमेय की पृथक पृथक सत्ता बनी ही रहती है, दोनों में अभेद स्थापित नहीं किया जाता है। परंतु रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय के बीच अति सादृश्य जो दिखलाया जाता है वह वाच्य न होकर के अर्थात शब्दों द्वारा कहा न जाकर के गम्य अर्थात व्यंग रहता है, और अति सादृश्य के कारण दोनों में कवि के द्वारा अभेद कल्पित कर लिया जाता है। तो उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो जाने से उपमेय और उपमान जो उपमेय है वह उपमान के रूप में ही जाना जाता है, उससे भिन्न नहीं रहता है, दोनों तद्रूप हो जाते हैं। इस प्रकार उपमा और रूपक अलंकार में ये सूक्ष्म भेद है। तो विद्यार्थियों, आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।